नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं भी देने जा रहे हो, अगर आप रास्ते में हो, मुझे पता है अगर एग्ज़ाम के एंड में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या पहले देख रहे हो तो इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई ना कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक दो प्रश्न यानी 4 तक प्रश्न इससे मिल जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लोगों के लिए बोरिंग रहता है, लेकिन मैं आज आपके लिए इसको इतना इंटरेस्टेड बना दूंगा कि आप देखोगे कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ने में वास्तव में इंटरेस्ट है। क्योंकि लोग इसके साथ स्टोरी नहीं बताते कि किस गवर्नर या वायसराय के समय क्या स्टोरी चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। 1757 में आपको पता है कि प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध आपको पता है कि षड्यंत्र के थ्रू अंग्रेजों ने जीता था। इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों का बंगाल पे नियंत्रण तो स्थापित हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अभी भी बंगाल का नवाब ताकतवर है और कहीं ना कहीं अभी जनता यहाँ विद्रोह कर सकती है। उसके बाद 1761 का आपको पता है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, लेकिन इससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति को बढ़ाता है। ये कैसे? क्योंकि इसमें मराठा पराजित हो जाते हैं और ये तय कर देता है कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि मराठा कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। अदरवाइज अंग्रेजों को हमेशा ये लगता रहता था कि यहाँ जो मुगल साम्राज्य के बाद यहाँ पे मराठा शक्ति शासन स्थापित करेगी और हमें एक व्यापारिक कंपनी के थ्रू ही रहना है। लेकिन जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली से ये लोग पराजित हो जाते हैं बुरी तरह, तो उसके बाद अंग्रेजों का पूरा 1764 में आप देखते हैं कि बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय, आपका अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, ये तीनों सेनाओं को कौन पराजित कर देता है? लॉर्ड क्लाइव पराजित कर देता है दोस्तों। और ये बक्सर का युद्ध होता है। तो आप ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों किसका कौन गवर्नर था बंगाल का? तो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था। और उसके बाद 1765 के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेजों को अभी भी लगता है कि अगर हम आगे जाके जो भारतीय जनता है उससे अगर कर वसूल करेंगे तो हो सकता है जनता क्या कर सकती है? विद्रोह कर सकती है। इसलिए इन्होंने चालाकी से क्या किया, नवाब को आगे किया और नवाब के किसी अधिकारी जो हैदर राजा था उससे क्या किया, उसको राजस्व मंत्री बनाया और वो कर वसूल करता था और नवाब को ना देके किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। तो इससे क्या हुआ, द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ नवाब भी शासन कर रहा है, दूसरी तरफ अंग्रेज यानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज यहाँ पे शासन स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पे? बंगाल पे। तो इस प्रकार से द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। तो इस स्टोरी से हमें कितनी चीजें याद हुई, यानी लॉर्ड क्लाइव के समय प्लासी का युद्ध हुआ 1757 का, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्या दोस्तों? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैत शासन मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले गवर्नर पे चलते हैं। अभी गवर्नर जनरल नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा मैं गवर्नर जनरल, क्योंकि अब यहाँ से क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, क्योंकि अब उसको ज़्यादा पावर दे दी जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों। अच्छा, ये एक्ट आ क्यों रहे हैं? एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो एक्ट का उद्देश्य एक्चुअली होता क्या है कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शासन नहीं कर रही है भारत पे ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किसका शासन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। किसका शासन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे कब्जा कर रही है, ना कि ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट होगा, और जब इस गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगेंगे तब आप समझ जाना कि अब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया है। लेकिन अभी कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए अफगानिस्तान ये देश है कोई, अफगानिस्तान में हमारी रिलायंस इंडस्ट्री जाके शासन स्थापित कर ली। अब रिलायंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, किसको? रिलायंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार, जो भारत की पार्लियामेंट है, संसद है, वो एक्ट बनाए। तो इसी प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो एक्ट बना रही है किसको कंट्रोल करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही दूसरा इनका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी शासन कर रही है इसका औचित्य सिद्ध तो होना चाहिए, कोई कानून तो होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ, हमारा शासन भारत में स्थापित हो रहा है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहीं ना कहीं जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा गया, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग था। और अंतिम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी वारेन हेस्टिंग था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद इसने क्या किया, इनका उद्देश्य था कि अब बंगाल में द्वैत शासन नहीं चलेगा, अब हमारा यहाँ पे शासन स्थापित होगा और ये
बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन स्थापित कर लेते। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में या बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करके वारेन हेस्टिंग यहाँ पे प्रशासनिक सुधार बहुत तेजी से करता है। और उसके बाद जो कमी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उसको 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में पूरा किया गया और इसमें बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए गए। जैसे आपकी प्रशासनिक सेवा का ढांचा तैयार किया गया, कलेक्टर की जो पद्धति आज तक भारत में चली आ रही है उसको, जो ब्रिटिश सरकार का लो स्तंभ हुआ करता था उसको यहाँ पे लागू किया गया। साथ ही ये लोग ये भी चाह रहे थे कि हम भारत के जो पुराने वेद हैं, ग्रंथ हैं, इनको समझें, क्योंकि भारत का जो ज्ञान का भंडार कहा जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। और इसका क्या उद्देश्य था कि जो भारत के पुराने ग्रंथ हैं, पुराने वेद हैं, पुरानी रामायण है, उनका किया जाए, अनुवाद किया जाए। आपको पता है कि महाभारत का अनुवाद किया गया था, बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद किया गया। तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल की आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। अब मैं एक दूसरा पॉइंट खोलूंगा जिससे आपको आगे की चीज़ें याद होती जाए। थोड़ा सा हम पेज चेंज करते हैं, फिर अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में देखें तो कौन आता है, एक मिनट दोस्तों, लेकिन वारेन हेस्टिंग के कुछ और। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, कलकत्ता को राजधानी घोषित किया। क्या दोस्तों, कलकत्ता को राजधानी घोषित किया। और अब क्या दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि दूसरा पॉइंट मैं खोलूंगा, वो दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपकी ब्रिटिश है, यूरोप में इस समय क्या हो गया था, औद्योगिक क्रांति चरम स्तर पर चल रही थी। क्या, औद्योगिक क्रांति 1770 के बाद स्टार्ट हो गई थी। और औद्योगिक क्रांति कहीं भी होगी दोस्तों तो उस समय आपको पता है किसकी जरूरत पड़ती है, औद्योगिक क्रांति कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, यानी कपास की जरूरत पड़ेगी। और कपास से कपड़ा बनेगा तो कपड़े को रंगने के लिए नील की जरूरत पड़ेगी, यानी रंग की जरूरत पड़ेगी। तो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, कच्चे माल की। और कच्चा माल कहाँ से चाहिए, तो कच्चा माल भारत से चाहिए। और साथ में अगर ये वस्तु बनेगी तो इनके लिए बाजार की जरूरत पड़ेगी। और ये बाजार कहाँ मिलेगा, तो ये बाजार भारत में मिलेगा। तो कच्चे माल को यहाँ से भर के लाओ, यानी भारत से निर्यात किसका किया जाएगा, कच्चे माल का। और आयात किसका किया जाएगा, तो वस्तुओं का, यहाँ पे बनी बनाई वस्तुओं का आयात किया जाएगा, जिससे हमारा जो औद्योगिक था, जो हमारे कुटीर उद्योग थे, वो समाप्त होंगे। लेकिन उसको छोड़ते हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, वरना हमारी स्टोरी दूसरी साइड चली जाएगी। तो अब इनका उद्देश्य क्या है, अगर कच्चा माल हमें भारत से इकट्ठा करना है तो ज्यादा से ज्यादा भारत पे क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से कब्जा स्थापित करना है। तो इसी क्रम में ये क्या कर देंगे, अब भारत के खिलाफ खुल के युद्ध करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि प्रत्यक्ष नियंत्रण कहीं ना कहीं स्थापित हो जाए। तो 1774 में ये रोहिल्ला का युद्ध लड़ते हैं। 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ते हैं। और उसको 1782 में क्या कर लेते हैं, सालवाई की संधि से इसको खत्म करते। अब दोस्तों ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि 1775 में ये युद्ध स्टार्ट करते हैं और 1782 में सालवाई की संधि स्वयं करने लगते हैं मराठाओं से। तो इसके पीछे एक प्यारी सी स्टोरी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है दोस्तों, 1780 का जो कालखंड है वो अंग्रेजों के लिए बड़ी दुविधा का कालखंड है। और वारेन हेस्टिंग यहाँ पे शासन कर रहा था, बड़ा ही योग्य व्यक्ति था। इसको पता था कि हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार है, हमारा जो कंपनी है, वो अभी संकट में चल रही है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं संकट क्या था वो। 1776 में अमेरिका में क्या स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में इस समय ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, तो यहां से इनको भागना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी लोगों ने कहा कि अंग्रेजों हमारे देश को छोड़ो, हम स्वतंत्र होकर अपना शासन चलाएंगे। तो जो कच्चा माल औद्योगिक क्रांति के लिए अमेरिका से आना था, वो कच्चा माल ठप हो गया, क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो पहली समस्या ये हो गई। 1780 में हैदर अली जो मैसूर का शासक था, उसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। तो तीसरी समस्या ये हो गई। अब वारेन हेस्टिंग बड़ा योग्य व्यक्ति था। वारेन हेस्टिंग ने कहा देखिए हमारा देश संकट में और मराठा बहुत ताकतवर है, पहले टीपू से हैदर अली से निपट लेते हैं, पहले हैदर अली को समझाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मराठाओं को बाद में देखेंगे। तो आपको देखते हैं कि 1782 में सालाबाई की संधि करके ये मराठों से क्या प्रथम युद्ध रोक देते हैं। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और ये 1784 में समाप्त होता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर यदि ये प्रत्यक्ष रूप से किससे लड़ जाते हैं,
मैसूर से लड़ जाते हैं और ये भी युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें ना किसी की जीत हुई ना हार हुई, क्योंकि हैदर अली, हालांकि इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान अपनी कमान संभालता है जो हैदर अली का पुत्र था। लेकिन टीपू सुल्तान ने जिस रणनीतिक रूप से काम किया उससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए और उनको पीछे हटना पड़ा। अब चलते हैं दोस्तों, इससे भी योग्य व्यक्ति आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके द्वारा क्या किया गया उसको देखते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से समझ में आ रही होंगी, और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही लेक्चर अब लगातार आते रहेंगे, ऐसे ही मैं टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से लगातार क्वेश्चन उठते हैं और जो याद करने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं हमारे दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहा। क्या दोस्तों? 1786 से 1793 तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड जारी करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य था, देखिए वहां पे ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे यहाँ से बहुत सारा धन लेके कहाँ जा रहे थे, बहुत सारा धन लेके ब्रिटिश में जा रहे थे। तो वहाँ पे लोगों को जलन तो होगी दोस्तों। हमारे बगल में अगर कोई बड़ा सा बंगला बन रहा है और हम व्यापारी होके और भारत में व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम सक्षम है व्यापार करने में, क्योंकि आपको पता है कंपनी का व्यापार एक एकाधिकार था, यानी कंपनी के अलावा भारत में कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो औद्योगिक क्रांति के साथ बहुत सारा व्यापारी वर्ग तैयार हो गया था जो मांग कर रहा था कि कंपनी का व्यापार के अधिकार को समाप्त कीजिए, हम भी व्यापार करेंगे, हम भी रुपए कमाएंगे। तो इसी क्रम में कुछ आग को बुझाने की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस कोड लाया ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे। तो इसने क्या किया, कॉर्नवालिस कोड आया 1793 में, और न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किए। सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही शुरू हो गया था। और इसने प्रशासन का क्या किया, यूरोपीकरण किया। जो व्यापारी लोग थे उनके बच्चों को या उनको लेके प्रशासन में शामिल किया ताकि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही रुपए के लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भू राजस्व लेना है एग्रीकल्चर से, तो उन्होंने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की ताकि एक निश्चित राशि हमें मिल सके, जिससे हमारा कहीं ना कहीं कंपनी का बजट है उसको नियंत्रण किया जा सके और हम भारत में अच्छे से युद्ध लड़ सकें, तो हम अपनी सेना, एक ब्रिटिश सेना तैयार कर सकें। तो ये इसमें स्थायी बंदोबस्त है, यानी स्थायी रूप से अभी इन्होंने क्या किया, जो अपने कौन थे, अपने जो क्या कि जमींदार थे, उनसे क्या किया इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट किया और जमींदारों से ये क्या करने लगे, रुपए लेने लगे। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कर रहे थे, और साथ ही विस्तार तो इनको करना ही था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि अभी ये मैसूर के पीछे पड़ गए हैं, इनको पता है मैसूर को हराना पड़ेगा, क्योंकि मैसूर के संपर्क कहीं ना कहीं फ्रांस से बढ़ते जा रहे थे। और फ्रांस में दोस्तों इस समय नेपोलियन का शासन था, और नेपोलियन बहुत खतरा यूरोप के लिए बन रहा था। तो इन्होंने क्या किया, मैसूर को निपटाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। तो 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और जिसमें क्या हुआ दोस्तों, टीपू सुल्तान हमारा पराजित हो गया और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, और वो उसका आधे क्षेत्र पे क्या कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैं चेंज कर लूं, सॉरी, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन आता है, सर जॉन सॉर आता है। सर जॉन सॉर 1793 से 1798 तक रहता है। इसके द्वारा ज़्यादा नहीं, इसके शासनकाल में 1793 का चार्टर अधिनियम आया, और इलाहाबाद पे जो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ उसे अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। अब आपको मैं एक छोटा सा मैप भारत का बताता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए बंगाल में शासन स्थापित हो गया, अभी इस साइड बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इलाहाबाद पे शासन स्थापित कर लिया। अवध का नवाब भी इनके नियंत्रण में आ गया था। शाह आलम द्वितीय खुद पराजित हो गए थे, लेकिन यहाँ पे मराठा है दोस्तों, यहाँ पे निजाम है हैदराबाद का, और यहाँ पे मैसूर है, यानी दक्षिण भारत में अभी इनका शासन स्थापित दोस्तों नहीं हुआ है। अब देखिए लॉर्ड वेलेजली क्या करता है, यहाँ पे आगे के उद्देश्य क्या है। तो लॉर्ड वेलेजली का शासन आप याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1798 से 1805। और ये महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है वो है सहायक संधि, क्योंकि 1800 में आके जो अपनी औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश में चल रही थी वो अपने बहुत ज्यादा चरम स्तर पर पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था, मशीनीकरण पूरी तरह से हो चुका था, कच्चे माल की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो वहां से निश्चित रूप से निर्देश मिला कि आप प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कीजिए, भारतीय शासकों को हटाइए और पूरे भारत पर कब्जा कीजिए। इसी क्रम में क्या होता है, सहायक संधि एक
लेके आता है 1798 लॉर्ड वेलेजली, और निजाम के साथ प्रथम सहायक संधि होती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका कि सहायक संधि सर्वप्रथम किसके साथ हुई, तो निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे उनके साथ प्रथम सहायक संधि हुई। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1798, जिसमें मैसूर पर क्या किया गया, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए और क्या हुआ, मैसूर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। साथ में ये एक छोटे से क्षेत्र पर या मैसूर का जो राजा हुआ करता था, जो हिंदू राजा हुआ करता था, उसको बैठा दिया और पूरे क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब चूंकि आंग्ल मैसूर युद्ध पूरे समाप्त हो गए तो मैं बता देता हूँ ये कब कब हुए, आपको याद रखना है। 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से लेकर 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से लेकर 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1799 में दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 98-99 में, और जिसमें हमारे टीपू सुल्तान खत्म हो जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अब देखिए जैसे ही मैसूर समाप्त हुआ, अब मैसूर पे यहाँ पे कब्जा हो गया इनका, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ये वाले क्षेत्र पे इनका क्या हो चुका है, अब कब्जा हो चुका है। अब ये बचा है, क्या बचा है, ये अब मराठाओं से निपटने की, निजाम पहले से ही कब्जे में आ चुका है तो ये क्षेत्र भी हमारे कब्जे में आ गया। अब बचा है कौन, मराठा, तो मराठाओं से अब होगा इनका स्टार्ट। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1803 से लेकर 1805 में। 1802 में ये युद्ध शुरू कैसे होता है दोस्तों, होता क्या है, होलकर, जो होलकर शासक थे, मराठा परसंग का हिस्सा हुआ करता था होलकर जो पेशवा था, होलकर ने पेशवा के विरुद्ध क्या कर दिया था, युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो पेशवा डर गया होलकर से और उसने क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग मांगा, और जैसे ही सहयोग मांगा तो वेलेजली ने बेसिन की संधि की और सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें पेशवा ने क्या किया, सहायक संधि कर ली। लेकिन कुछ समय पश्चात ही पेशवा को ये एहसास होता है कि सहायक संधि करके मैं बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ सारे कामों में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। तो ये मराठा प्रसंग में इसने अनुरोध किया और सारे मराठा जो नेता थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह पराजित होते हैं दोस्तों। और फिर अलग अलग संधि होती है, जैसे राजघाट की संधि होती है, किसके साथ इस सूर्य अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ, राजघाट की संधि होलकरों के साथ, और सभी मराठा नेताओं के साथ अलग अलग संधि होती है। साथ में ही आपको कुछ क्षेत्र और हैं, जैसे 1799 में तंजौर पर अधिकार हो गया, 1800 में सूरत पर अधिकार हो गया, 1801 में कर्नाटक। तो लगभग अब दक्षिण भारत पर कम से कम प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका शासन स्थापित हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या काम हुए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज पे। चलिए अगला हमारा जो शासन था वो है सर जॉन बार्लो। इसके शासनकाल में कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन सीक्वेंस ना टूटे, आपको पता रहे कि किसके बाद कौन आया, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है। 1805 से 1807 के बीच में सर जॉर्ज बार्लो शासन किया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम हुए, जो 1807 से 1813 तक रहे। लेकिन मैं फिर से मैप बनाऊंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट, दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये चीज़ें याद होंगी। आपको पता है इधर नियंत्रण हो गया, इधर नियंत्रण हो गया, बंगाल पे पूरे पे नियंत्रण हो गया, इधर नियंत्रण हो गया। लेकिन रणजीत सिंह की सेना बहुत ताकतवर थी दोस्तों, और इसको पता था कि अगर एशिया की सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी रणजीत सिंह की, दूसरी सबसे बड़ी सेना, तो इनको पता था कि अगर रणजीत सिंह से लड़ाई युद्ध हो गई और इधर मराठाओं से, तो दक्षिण से भी हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा, और इधर पंजाब सिखों से भी युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें कहीं भारत से भागना ना पड़े। तो इसने क्या किया, अमृतसर की संधि कर ली रणजीत सिंह से, और सतलुज नदी को क्या कर लिया, सीमा बना लिया, और रणजीत सिंह से कहा कि आप सतलुज नदी के उधर रहिए और हम दक्षिण में रहेंगे। तो इन्होंने जो शांति संधि कर ली ताकि हम इधर मराठाओं को निपटा सके। बहुत रणनीति से काम किया अंग्रेजों ने, जो आप मेरे हिसाब देखते रहे होंगे मेरी स्टोरी में सारी चीजें। अब ये मराठाओं को पराजित करेंगे, उसके बाद रणजीत सिंह की तरफ बढ़ेंगे और पूरे भारत पर कैसे कब्जा करेंगे हम आगे देखते हैं। अब आता है लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से 23 के बीच में रहता है, और इसने क्या किया दोस्तों, नेपाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ताकि नेपाल के साथ भी हम क्या कर लें, सीमा स्पष्ट कर लें, उसके बाद मराठाओं को हम देखेंगे। तो 1814 से 16 के बीच में नेपाल से युद्ध होता है और नेपाल की सेना पराजित हो जाती है और सुगोली की संधि होती है। नेपाल से ज्यादा नहीं, कुछ जो हिस्से उपजाऊ हिस्से थे उनको लेके अपनी सीमा का निर्धारण कर लेते कि हमारे की उत्तर की सीमा ये निश्चित रहेगी, ये हमारी सीमा है। उसके बाद आती है दोस्तों मराठाओं की बारी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1817 से 19 के बीच में, और मराठा परसंग का पूरे कंपनी में
विलय हो जाता है, माफ कीजिए दोस्तों, मराठा परसंघ का विलय हो जाता है। जैसे ही मराठा परसंघ का विलय हो जाता है तो मद्रास प्रेसिडेंसी का 1818 में गठन हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि 1818 में अष्टी की संधि से ये मराठा परसंघ का क्या होता है, विलय होता है। 1800 अच्छा, इस युद्ध में किस मराठा जो पेशवा था उसने भाग नहीं लिया था, या मराठा नेता था उसने भाग नहीं लिया? तो सिंधिया ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। फिर भी अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनको लगता था कि संधि का समय, अभी इससे भी संधि कर ली जाए। तो सिंधिया जो शासक हुआ करते थे 1817 में, उनसे संधि की गई और उनसे कहा गया कि राजपूतों पे जो आपका नियंत्रण है, राजपूत जो शासक आपके अधीन है, उनसे अपनी नियंत्रण आप वापस ले लीजिए, हम उनसे एक एक करके संधि करेंगे। और राजपूतों से भी इन्होंने एक एक करके संधि की। साथ ही पिंडारी जो सिंधियाओं के साथ हुआ करते थे, सिंधिया की सेना में हुआ करते थे, मराठाओं की सेना में भाग लिया करते थे, उन पिंडारियों का भी इन्होंने क्या किया, 1817 से 1818 के बीच में दमन करके पूरे दक्षिण भारत पर सफाया कर देते हैं और अपना शासन स्थापित करके बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन कर देते हैं। और साथ ही दोस्तों जब गठन हो जाता है तो आपको पता है कि वहाँ स्थायी, जब बंगाल पर कब्जा किया था तो वहाँ से राजस्व वसूल करने के लिए इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई। तो यहाँ पे जब दक्षिण भारत में इन्होंने जब स्थापित कर लिए तो इन्होंने रैयतवाड़ी को लागू किया और एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा पहले लागू करके टॉमस मुनरो के द्वारा कि ये सफल होता है कि नहीं। उसके बाद 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पूरे दक्षिण भारत में जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें इसको लागू कर दिया गया। उम्मीद है लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखता हूं आगे अगले पेज की ओर दोस्तों, ठीक है। अगले पेज आता है आपका ये लॉर्ड हेमरहेस्ट, 1823 से 28 के बीच में ये बैठता है। क्योंकि अब देखिए, अब मैप फिर बनाएंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा। अब ये पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया, जो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ये पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया यहाँ तक। लेकिन अब ये चाह रहे थे कि इस साइड भी हमारा कब्जा हो, म्यांमार। तो प्रथम बर्मा युद्ध की घोषणा होती है 1824 से 26 में और यादूब की संधि के माध्यम से ये युद्ध खत्म होता है और जिससे बर्मा के बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। इसको यादूब कह सकते हैं या कहीं कहीं याडूब भी लिख के आता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके शासनकाल में कुछ सुधार भी हुए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल है जिसको आप आगे देखेंगे। क्यों है? क्योंकि इसके शासनकाल में आपको पता है कि राजा राम राय लगातार लगे हुए थे कि सती प्रथा को क्या किया जाए, बंद किया जाए। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है, उसको कानूनी रूप से अवैध घोषित कर देता है। और साथ में दोस्तों ठगी प्रथा का भी क्या कर देते हैं, अंत। किसके? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसी एक अधिकारी को नियुक्त किया था, ये कई बार इसका नाम आता है। तो सिलीमैन जो ठगी प्रथा का अंत किया था वो सिलीमैन के द्वारा किया गया था, जिसकी नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। साथ में विस्तार तो हर शासक कर रहा है तो ये भी करेगा। इसने 1831 को जो मैसूर में एक छोटे से शासक था उसको भी हटा दिया, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित दुर्ग पे किया, मैसूर पे किया, कछार पे किया। और साथ में ही आपको पता है 1833 का चार्टर अधिनियम आ गया, पूरे भारत पर कब्जा किया। तो अब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो आपको मैं बता दूं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, वारेन हेस्टिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप डाउट में मत होइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही 1835 में मैकाले के अधीन, कौन, मैकाले के अधीन शिक्षा सुधार भी किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद लॉर्ड मैटकॉप आता है 1835 से 1836 के बीच में। इसके द्वारा कुछ नहीं किया गया, ये बहुत लिबरल और उदार शासक हुआ करता था। इसने कहा कि प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए ये अच्छा नहीं है, प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया जाए। इसलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, लॉर्ड मैटकॉप को कहते हैं, जो 1835 से 36 के बीच में रहा। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आता है दोस्तों। इसको बड़ा युद्ध का शौक हुआ करता था। इसने क्या किया, अफगान से युद्ध किया। किससे दोस्तों,
प्रथम अफगान युद्ध होता है। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि अफगान में एक शासक हुआ करता था शाह शुजा, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे पंजाब में आपको पता है रणजीत सिंह शासन कर रहे थे, ये अफगान है, और यहाँ से इन्होंने क्या किया, शाह शुजा आता है रणजीत सिंह के पास, अंग्रेजों के पास, और ये कहता है कि वहाँ पे शासन कर लिया। शाह शुजा को हटा के दोस्त मोहम्मद को करके, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। अंग्रेजों ने, रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच एक समझौता होता है कि यहाँ पे गद्दी पे इसको शाह शुजा को हटा के शाह शुजा को बैठा देते हैं। तो शाह शुजा को यहाँ पे गद्दी पे बैठा दिया था, और रणजीत सिंह कुछ समय के लिए तो साथ गए, लेकिन उसके बाद रणजीत सिंह को लगा कि अफगानिस्तान में जो भी शासन कब्जा करने गया है उसको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे रूस हो, और चाहे आधुनिक काल में अमेरिका को भागना पड़ा। अफगानिस्तान में जो भी गया है उसको मुंह की खानी पड़ी। देखिए, युद्ध तो अंग्रेज जीत लेते, प्रथम अफगान युद्ध अंग्रेज जीत लेते, लेकिन कुछ समय के बाद ही दोस्तों वहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं और सारी ब्रिटिश सेना को मार देते हैं दोस्तों, और वहाँ से मुंह की खा के अंग्रेजों को भागना पड़ता है। तो रणजीत सिंह की उसके बाद 1839 में मृत्यु हो जाती है इन्हीं के शासनकाल में, इसको ध्यान रखना है। तो प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच में होता है, लेकिन ऑकलैंड युद्ध जीत जाता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे विद्रोह होता है और पूरी ब्रिटिश सेना को समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड एलनबरो, जो 1842 से 1844 के बीच में रहता है। जो अपमान हुआ था उसका बदला लेने के लिए लॉर्ड एलनबरो आता है, और ये सिंध पर 1843 में विजय करता है। साथ में 1843 में ये ग्वालियर का युद्ध भी करता है, तो जो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सिंध विजय बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपना जो अपमान हुआ था अफगान में, उसका बदला एक तरह से इसको दे सकते हैं, प्रतिशोध के रूप में ये काम किया गया था। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग, जिसने प्रथम सिख युद्ध, आपको पता है ना, रणजीत सिंह खत्म हो गए और पूरे भारत पर कब्जा हो गया, सिंध तक, इधर कब्जा हो गया, इधर कब्जा हो गया, इधर कब्जा हो गया, इधर कब्जा हो गया। अब आ गई दोस्तों सिखों की बारी, और प्रथम सिख युद्ध शुरू होता है 1846 में, जिसमें लाहौर की संधि होती है, और साथ में ही लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बाल का हत्या और नरबली पर भी क्या लगा दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, छोटी है पर इंटरेस्टेड सीरीज है, और आपको चीज़ें याद हो रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। इसके शासनकाल में पंजाब का क्या हो जाता है दोस्तों, विलय, और पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में होता है, और पंजाब का भी क्या कर लेता है, लॉर्ड डलहौजी विलय कर लेता है। द्वितीय बर्मा युद्ध, आपको पता है प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1826 में हुआ था, लेकिन द्वितीय बर्मा युद्ध होता है 1852 में, और पेगू पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया जाता है। मैं फिर से मैप बनाता हूँ, मैप पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मैप है, ये बंगाल है, और ये यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पेगू क्षेत्र है यहाँ पे बर्मा का। क्योंकि इनको पता है, क्योंकि समुद्र के ये खिलाड़ी हुआ करते थे, समुद्र के थ्रू इनको व्यापार करना था, तो दक्षिण पूर्व एशिया में पेगू एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था जहां से समुद्र के थ्रू व्यापार किया जाए ये क्षेत्र। तो लोअर बर्मा या पेगू पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में। साथ ही व्यपगत का सिद्धांत चलता है, बहुत ही, इसको हड़प नीति कहते हैं एक तरह से। तो व्यपगत का सिद्धांत कौन लेके आया था दोस्तों, तो ये कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत किन किन जो क्षेत्र थे इनको शामिल किया गया था, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो 1848 में सतारा को शामिल किया, 1849 में जैतपुर संबलपुर, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी। ये 54 लिखा मिलता है, लेकिन वनडे एग्जाम में मैंने इसको क्रॉस कई बार चेक किया तो 1853 भी मिला, और लास्ट में जाके स्पेक्ट्रम में शुरुआत में ये दोस्तों 1854 लिखा, लेकिन लास्ट में स्पेक्ट्रम में भी 1853 मिला है। तो आप 1853 झांसी और 1854 में नागपुर। तो इसका सीक्वेंस आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको, और कई प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो व्यपगत या हड़प नीति के तहत किस कौन कौन से शासन, सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, 1852 उदयपुर, झांसी 1853 और नागपुर 1854। मेरे प्यारे साथियों, इसको ना भूल जाना।
उसके बाद आता है कुशासन के आधार पर 1856 में किसका विलय होता है, अवध का विलय होता है। साथ ही वुड डिस्पैच, ये मैं शिक्षा के सुधार अलग लेके आऊंगा, लेकिन इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ ये हमें पढ़ना है। तो वुड डिस्पैच 1854 में आता है जो शिक्षा सुधार से संबंधित था। रेलवे का आरंभ होता है किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का आरंभ होता है जो अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेल चलती है। और ब्रिटेन में प्रथम रेल कब चलती है, तो 1825 में चलती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही टेलीग्राफ सुधार, डाक सुधार 1854 में ये भी किया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट। साथ ही इसके आगे के कार्य हम और देखते हैं सॉरी। प्रत्येक प्रांत में दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, लोक निर्माण विभाग, ताकि जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाए, जो पीडब्ल्यूडी आज विभाग आप देखते हैं, वो लोक निर्माण विभाग 1854 में स्थापित कर दिया था किसने, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रत्येक प्रांत में स्थापित किया गया था ताकि निर्माण कार्यों में कमी ना आए। साथ ही पेशवा की पेंशन को भी समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा से कहा जाता है अब आप अपना रास्ता देखिए, अब हमारा पूरा का शासन हमारा चलेगा। साथ ही विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में लाया जाता है जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सारे काम, चाहे सती प्रथा हो, नरबली प्रथा पर रोक हो, बाल शिशु हत्या पर रोक, ये सारे काम जो हमारे हिंदू रूढ़िवादी लोग थे उनके खिलाफ क्या है, उत्तेजना का काम करते हैं, उन लोगों में रोष का काम करते हैं। उन लोगों में रोष का काम जब होता है तो 1857 की क्रांति में ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही हड़प की नीति और कुशासन के आधार पर जो शासकों को शामिल किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो शासक भी विद्रोह के मूड में आ जाते हैं, जो 1857 की क्रांति उसकी परिणति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से दोस्तों 62 के रूप में रहता है। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्या दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। अब दोस्तों देखते हैं कि 1854 में क्या दोस्तों, 1858 में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक एक्ट आता है जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ यहाँ पे भारत में करने लगे ये लोग। और यहाँ पे गवर्नर जनरल की जगह कौन आ गया, वायसराय आ गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कानिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कानिंग। 1857 की क्रांति होती है और सबसे महत्वपूर्ण जो इसके शासनकाल में कार्यखंड है वो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय का गठन होता है जो 1857 में होता है। दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। वायसराय चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं लंबा टॉपिक करना नहीं चाह रहा हूं, तो वायसराय भाग 2 में आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊंगा, ऐसा नहीं है जैसे अब यहाँ से मैं आगे आपको कौन कौन से इसको समाप्त करेंगे वायसराय, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सीरीज होगी मुझे लगा है कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको करूंगा। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।